Hello friends, this is Gautam Pandey coming up with the next round of New Simplified. In this video, we will discuss about living will और साथ ही ये भी समझेंगे why have guideline been changed by apex court. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाई इज इट इन न्यूज. आखिर ये जो लिविंग बिल है आखिर न्यूज में क्यों है, पहले जरा इसको समझते हैं. देखिए रिसेंटली ए 5 जजेज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट हेडेड बाय जस्टिस केम जोसेफ agreed to significantly ease the procedure for passive euthanasia in the country. एक्चुअली हुआ यह है कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के एक 5 जजेज की बेंच ने, जिसे जस्टिस केम जोसेफ हेड कर रहे थे, उन्होंने नेशन में यूथनेजिया के प्रोसीजर को ईज करने का फैसला किया है. और ये जो जजमेंट आया है, ये जजमेंट आया है 2018 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के रेफरेंस में. एक्चुअली हुआ क्या था कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन कोज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में एक जजमेंट देते हुए कुछ गाइडलाइन के साथ नेशन में पैसिव यूथनेजिया को अलाउ कर दिया था. और रिसेंट जजमेंट में इसी गाइडलाइन को सिंप्लीफाई किया गया है, जिसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो इस वीडियो में हम इसी रिसेंट जजमेंट को डिस्कस करेंगे. इससे पहले समझेंगे कि ये जो लिविंग बिल क्या होता है, यूथनेजिया क्या होता है, इंडियन कंटेक्स्ट में यूथनेजिया से रिलेटेड कौन कौन से नॉर्म्स हैं, एंड लास्टली वी विल डिस्कस व्हाई हैव गाइडलाइन बीन चेंज बाय एपेक्स कोर्ट. एपेक्स कोर्ट ने अपने जो प्रीवियस गाइडलाइंस थे उसे क्यों चेंज किया, उन सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट डिस्कस अबाउट यूथनेजिया सो इट विल बी ईजी टू अंडरस्टैंड लिविंग बिल. लिविंग बिल को समझने के लिए पहले जरा हम यूथनेजिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को समझते हैं, तो थोड़ा हमारे लिए आसान होगा लिविंग बिल को समझना. देखिए, अगर यूथनेजिया की लिटरल मीनिंग की बात करते हैं, ये जो वर्ड है यूथनेजिया, ये वर्ड एक ग्रीक वर्ड है जो 2 वर्ड से मिलकर बना है. फर्स्ट वर्ड है यू, जिसका मीनिंग होता है गुड, एंड सेकेंड वर्ड होता है थनाटो, जिसका मीनिंग होता है डेथ. अगर लिटरल मीनिंग की बात करते हैं तो यूथनेजिया का लिटरल मीनिंग होता है एक गुड डेथ, मीन्स एक अच्छी मृत्यु जिसे हम कहेंगे, उसे हम कॉमनली यूथनेजिया कहते हैं. But if you discuss in a layman term, what is euthanasia? So euthanasia refer to the practice of an individual deliberately ending their life, oftentimes to get relief from an incurable condition or intolerable pain or suffering. तो आप यूथनेजिया को हिंदी में ऐसे समझिए कि इसे क्या कहते हैं, इच्छा मृत्यु भी बोलते हैं. तो आप ऐसे समझिए कि एक पर्सन जो सीवियर कंडीशन में है, सीवियर इलनेस कंडीशन में है, जिसका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल नहीं है और उसे बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में वो अपने लाइफ को एंड करने की कोशिश करता है, अपने लाइफ को एंड करने की जो इच्छा जताता है, उसे हम यूथनेजिया के नाम से जानते हैं. जनरली हम उसे यूथनेजिया कहते हैं. और भी लेमन टर्म में अगर आप समझिए तो ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई पर्सन है जो कि हॉस्पिटलाइज है और आईसीयू में है. ऐसी सिचुएशन में उस पर्सन को, जिसका ट्रीटमेंट डॉक्टर कर रहे थे, उन्होंने कह दिया कि भाई आपका जो प्रॉब्लम है, मीन्स जो आपको जो प्रॉब्लम हुई है, जो आपको इलनेस है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है और उस पर्सन को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन भी हो रहा है. तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वो पर्सन बोलेगा कि इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता. मीन्स तो कंडीशन क्या है कि उसका इलाज भी पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है. तो ऐसी कंडीशन में जनरली सभी लोग यही क्या बोलते हैं कि इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता, नहीं तो क्यों प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ. तो अगर वैसी सिचुएशन समझिए कि अगर कोई पेशेंट अपनी लाइफ को एंड करने की अपील करता है, तो उसे हम कॉमन लैंग्वेज में यूथनेजिया या इच्छा मृत्यु बोलते हैं. एंड ये जो यूथनेजिया है विच कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड ओनली बाय ए डॉक्टर. मीन्स ऐसा नहीं है कि पेशेंट ने कहा कि भाई मुझे यूथनेजिया चाहिए तो कोई भी पर्सन आके उसकी डेथ कर देगा, उसका मर्डर कर देगा. ऐसा नहीं होगा. जब भी होगा तो डॉक्टर के कंसेंट के साथ ही होगा, डॉक्टर के देख रेख में ही होगा. बेसिकली अगर हम बात करते हैं यूथनेजिया कितने टाइप का होता है, तो यूथनेजिया 2 टाइप का होता है. फर्स्ट होता है एक्टिव यूथनेजिया और सेकेंड होता है पैसिव यूथनेजिया. अगर हम बात करते हैं फर्स्ट एक्टिव यूथनेजिया की, कि एक्टिव यूथनेजिया क्या होता है. अगर फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिव यूथनेजिया की बात करें, इफ़ यू डिस्कस व्हाट विल बी द प्रोसीजर इन द एक्टिव यूथनेजिया टू एंड ए लाइफ. So active euthanasia involve an active intervention to end a person's life with substance or external force such as administrative lethal injection. मीन्स आप ऐसे समझिए कि एक्टिव यूथनेजिया को आप ऐसे समझिए कि अगर कोई पेशेंट यूथनेजिया का अपील कर रहा है तो उसके लाइफ को एंड करने के लिए डॉक्टर अलग से एफर्ट करते हैं. लाइक उसे कोई जहरीला इंजेक्शन दे दिया, ऐसा नहीं कि उसके लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटा देंगे. मीन्स मान लीजिए कोई पर्सन आईसीयू में है, तो ऐसा नहीं कि उसको आईसीयू से बाहर निकल के फेंक दिया गया और तड़प तड़प कर मर जाता है, तो ऐसा नहीं होगा. एक्टिव यूथनेजिया में जनरली क्या होगा कि कोई लीथल इंजेक्शन वगैरह लगा दिया जाता है, जिससे पेशेंट की डेथ जो होती है बहुत ही मॉडरेट वे में होती है. मतलब धीरे धीरे उस पर्सन की डेथ हो जाएगी और उसे पता भी नहीं चलेगा. ये तो बात हो गई कि एक्टिव यूथनेजिया की. अब बात करते हैं कि पैसिव यूथनेजिया की कंडीशन क्या है. सिंस वी ऑलरेडी डिस्कस कि एक्टिव यूथनेजिया में पेशेंट की अपील पर उसके लाइफ को एंड कर दिया जाता है. बट मान लीजिए कि कंडीशन ऐसी है कि जो पेशेंट है वो एक्टिव यूथनेजिया की अपील करने की कंडीशन में नहीं है. मीन्स अपने लाइफ को एंड करने की अपील करने की कंडीशन में ही नहीं है. मान लीजिए वो बता ही नहीं पा रहा है कि उसे इतने दर्द हो रही है, या उस कंडीशन में है को बोल नहीं सकता है कि मुझे मृत्यु दे दी जाए. तो ऐसी कंडीशन में इस पैसिव यूथनेजिया का सहारा लिया जाता है, जिसकी हम बात कर रहे हैं सेकंड की बात. तो पैसिव यूथनेजिया को आप ऐसे समझिए कि सो पैसिव यूथनेजिया रेफर टू विड्रॉइंग लाइफ सपोर्ट सिस्टम और ट्रीटमेंट दैट इज इसेंशियल टू कीप ए टर्मिनली इल पर्सन अलाइव. मीन्स
ऐसा समझिए कि पैसिव यूथनेसिया में जो पर्सन है उसका जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है उसे हटा दिया जाता है, वो भी तब जब उसका कंसेंट हो। इंडियन कंटेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो इंडियन कंटेक्स्ट में आप देखिए कि फर्स्ट वाले में हमने क्या कहा, एक्टिव यूथनेसिया में उसे लिथल इंजेक्शन दे दिया जाएगा। पैसिव यूथनेसिया में क्या होता है कि उसके जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम वगैरह होता है उसे हटा दिया जाता है, या फिर जो भी कोई एंटीबायोटिक दवा दी जा रही है तो उसे दवा नहीं दी जाएगी और धीरे धीरे वो उसकी डेथ हो जाएगी। तो इंडियन कंटेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं 2018 में इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने इसी पैसिव यूथनेसिया को लीगलाइज कर दिया था, वैलिडेट कर दिया था, बट कुछ सर्टेन कंडीशन के साथ। कंडीशन क्या थी, कंडीशन को भी डिस्कस करेंगे। कंडीशन ये थी कि पेशेंट के पास अपना लिविंग विल होना चाहिए। तो अब बात आती है कि लिविंग विल क्या होता है, क्योंकि अभी तक तो हमने समझ लिया कि एक्टिव यूथनेसिया हो गया, पैसिव यूथनेसिया हो गया, तो लिविंग विल क्या है उसको जरा समझते हैं। इसको जरा हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो समझना थोड़ा सा हमारे लिए आसान होगा। देखिए, अगर बात करते हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझिए कि कोई एक्स पर्सन है और उसे कोई सीवियर प्रॉब्लम है जिससे वो गुजर रहा है एंड उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, उसे सीवियर प्रॉब्लम भी है, तो क्या वो एक्टिव यूथनेसिया की बात करेगा, एक्टिव यूथनेसिया की डिमांड करेगा, उसे यूथनेसिया दे दिया जाएगा। बट सेकंड कंडीशन हमने क्या की कि अगर उस कंडीशन में है ही नहीं कि उसे एक्टिव यूथनेसिया दिया जाए या पैसिव यूथनेसिया दिया जाए, मीन्स वो अपील करने की कंडीशन में नहीं है, तो पैसिव यूथनेसिया भी नहीं दिया जा सकता क्योंकि ऑलरेडी उसने कोई अपील की नहीं है। तो इसी कंडीशन से निपटने के लिए एक लिविंग विल वाला कॉन्सेप्ट लाया गया। एक्चुअली इसमें ऐसा समझिए कि जब मान लीजिए एक्टिव यूथनेसिया की कंडीशन में है वो, मीन्स जब वो अपील कर सकता है कि उसे डेथ दे दी जाए, तो मीन्स जब वो बात करने की कंडीशन में है तो वो एक लिविंग विल बना सकता है कि फ्यूचर में जब वो उस कंडीशन में चला जाए जिसमें कि वो अपील नहीं कर सकता है कि उसकी डेथ हो जाए या नहीं, या मीन्स जो उसके साथ मेडिकली कैसा ट्रीटमेंट किया जाए, मेडिकल डिसीजन कैसा लिया जाए, वो उस कंडीशन में ना हो बताने की कंडीशन में, उससे पहले ही वो एक लिविंग विल बना सकता है जिसमें वो ये लिख सकता है कि फ्यूचर में अगर मान लीजिए कि मैं उस कंडीशन में पहुंच जाता हूं जिसमें मेरा ट्रीटमेंट किया जाना या नहीं किया जाना मेरे बस में नहीं, मीन्स मैं आपको बता नहीं सकता हूं, तो आप मेरे साथ क्या करेंगे फ्यूचर में, तो ये लिविंग विल होता है। इसमें जनरली जो भी पेशेंट होते हैं वो फ्यूचर के लिए अपने विल बना देते हैं कि फ्यूचर में हमारे साथ क्या किया जाएगा, मीन्स हमारे साथ मेडिकली कैसे ट्रीट किया जाएगा, हमें पैसिव यूथनेसिया दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, वो सारी बातें यहाँ पर वो लिख देते हैं जस्ट फॉर विल। जैसे वसीयत हम बात करते हैं, वसीयत में क्या होता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, जो भी प्रॉपर्टी के ऑनर होते हैं वो लिख देते हैं। सिमिलर कंडीशन वैसी ही है, पेशेंट का वहाँ पर प्रॉपर्टी क्या है, उसकी बॉडी है, उसकी लाइफ है, तो वो लाइफ विलिंग लिख देता है, मतलब लाइफ के लिए पूरी विल लिख देता है कि फ्यूचर में उसके साथ मेडिकली कैसा ट्रीट किया जाए, जिसे हम कॉमनली लिविंग विल के नाम से जानते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है कि अगर कोई पेशेंट है वो एक्टिव यूथनेसिया की डिमांड करने की कंडीशन में नहीं है, तो जो उसके फैमिली मेंबर हैं वो इंडियन कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो हाई कोर्ट जा सकते हैं और वहाँ पर पैसिव यूथनेसिया की डिमांड कर सकते हैं। कुछ सर्टेन गाइडलाइन के साथ वहाँ पर हाई कोर्ट उन्हें पैसिव यूथनेसिया का परमिशन दे सकता है। इंडियन कंटेक्स्ट में हम बात करें 2018 में क्या हुआ था कि यहाँ तक हमने समझ लिया कि यूथनेसिया क्या है, एक्टिव यूथनेसिया क्या है, पैसिव यूथनेसिया क्या है, लिविंग विल क्या है। तो अब जरा ये समझते हैं कि इंडियन कंटेक्स्ट में जो यूथनेसिया की डिमांड कब से शुरू हुई एंड सुप्रीम कोर्ट ने जो 2018 में जजमेंट दिया था क्या क्या गाइडलाइंस दिए थे और क्या क्या बातें की थी, और रिसेंट जजमेंट में इस जो 2018 का गाइडलाइन है उसमें क्या क्या चेंजेस की बात की जा रही है, उन सारी बातों को आगे जरा हम समझते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं कि इंडियन कंटेक्स्ट में ये यूथनेसिया वाली कॉन्सेप्ट कहाँ से शुरू हुई, इससे रिलेटेड बातें कब से शुरू हुई, तो ये फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था 1994 में। 1994 में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट में आईपीसी के सेक्शन 309 के जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी थी उसे चैलेंज किया गया था। अगर सेक्शन 309 की हम बात करें क्या है, तो सेक्शन 309 एक ऐसा प्रोविज़न करता है जिसमें अगर कोई पर्सन सुसाइड करने की कोशिश करता है, मीन्स अपने लाइफ को ख़त्म करने की कोशिश करता है, तो उसे 1 ईयर तक का इम्प्रीजमेंट हो सकता है। मीन्स आप ऐसे समझिए कि कोई XYZ पर्सन है, मान लीजिए उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया, अगर उसकी सुसाइड अटेम्प्ट सक्सेस हो जाती है तब तो मान लिया भाई उसकी डेथ हो जाएगी, उसे मुक्ति मिल जाएगी दुनिया में क्या, और उसके बाद वो देखने नहीं आने वाला है। अदर हैंड अगर उसकी डेथ नहीं होती है उसके सुसाइड अटेम्प्ट में, तो पुलिस के पास राइट होगा कि उसे 1 ईयर के लिए जेल भेज सकती है। तो ये पॉइंट कहता है सेक्शन 309 आईपीसी का। इसे चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में जो केस था पी रथिनम वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस 309 जो सेक्शन 309 है उसे क्रूएल और इरेशनल बताया था पूरी तरह से। कहा था कि इसे आईपीसी से पूरी तरह से हटा देना चाहिए क्योंकि किसी के डेथ करने से किसी तरह का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। मीन्स ऐसा नहीं कि किसी सुसाइड करने से किसी तरह का कोई प्रॉब्लम, लार्ज स्केल पे प्रॉब्लम आ सकती है। मीन्स इंसान को राइट है कि वो अपनी लाइफ को ख़त्म कर सकता है, यहाँ पर कहा था 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने। अदर हैंड अगर हम बात करते हैं तो 2 ईयर के बाद 1994 के बाद 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट को चेंज कर दिया था। 1996 में क्या हुआ था कि श्रीमती ज्ञान कौर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट क्या कहा सुनिए, कि जो आर्टिकल 21 है जिसकी हम बात करते हैं, हमारा फंडामेंटल राइट है लाइफ टू राइट जिसकी हम बात करते हैं, वहाँ पर राइट टू लाइफ है ना कि राइट टू डाई है।
मीन्स अगर आप सुसाइड करते हैं तो वो क्राइम माना जाएगा, ये पॉइंट हम याद रखेंगे। तो मीन्स 1994 के बाद 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट को पूरी तरह से चेंज कर दिया और इसे एस 309 को एक्टिव माना। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था। ठीक है, तो उसके बाद क्या कंडीशन आती है, पूरे टाइमलाइन से समझते हैं। तो 2006 में क्या हुआ कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने सेक्शन 309 को काफ़ी हद तक सही नहीं माना और बहुत सारी बातें अपनी रिपोर्ट में लिखी। और उसके बाद 2008 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने नेशन में पैसिव यूथनेसिया को लीगलाइज करने की डिमांड की। यहाँ पर फर्स्ट टाइम डिमांड चलती है 2008 में पैसिव यूथनेसिया को लीगलाइज करने की। 2008 की बात हम कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में फर्स्ट टाइम नेशन में ये पॉइंट याद रखिएगा कि अरुणा शानबाग केस में पैसिव यूथनेसिया को नेशन में अलाउ कर दिया था। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम देखेंगे कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा बहुत सारे जो जजमेंट दिया पैसिव यूथनेसिया के लिए, उसे पूरी तरह से लीगलाइज किया, उसके लिए कुछ रेगुलेशन बनाए, कुछ गाइडलाइंस बनाए। तो पहले जरा हम इस गाइडलाइन को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि रिसेंट चेंजेस क्या क्या हुए हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं 2018 के जजमेंट की, जिसकी गाइडलाइन की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर पॉइंट क्या रखा गया कि यहाँ पर गाइडलाइन ये दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि किसी को अगर पैसिव यूथनेसिया करना है, ये या पॉइंट याद रखिएगा कि 2018 का जो जजमेंट है वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्टिव यूथनेसिया को लीगलाइज नहीं किया है नेशन में। हमारे नेशन में एक्टिव यूथनेसिया पूरी तरह से लीगलाइज नहीं है, बट पैसिव यूथनेसिया को लीगलाइज किया गया था 2018 में, बट सम कंडीशन के साथ। ये कंडीशन क्या है जरा एक एक करके समझते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है कि अगर पैसिव यूथनेसिया करना है किसी पर्सन को तो उसके पास लिविंग विल होनी चाहिए। और ये जो लिविंग विल होगा, जिसकी हम ऑलरेडी हम बात कर रहे हैं कि फ्यूचर में किसी पेशेंट के साथ किस तरह से मेडिकली ट्रीट किया जाएगा, यही लिविंग विल कहलाता है कॉमनली अगर हम समझते हैं तो। मीन्स अगर आप जब तक होशो हवास में हैं, आपने ये अपने लिविंग विल बना दिया कि फ्यूचर में अगर मैं इस कंडीशन में आ जाता हूँ कि मेरे साथ किस तरह से मेडिकली ट्रीट करना चाहिए, तो उसे हम लिविंग विल कहते हैं। मीन्स अगर मुझे यूथनेसिया करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वो सारी बातें आप लिविंग विल में अपने कंसेंट से लिख के चले जाते हैं। और ये लिविंग विल जो है उसमें क्या होना चाहिए, 2 पर्सन का जो कि विटनेस होंगे उनकी साइन होनी चाहिए, और जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा वहाँ का उसकी भी साइन होनी चाहिए। ये पॉइंट याद रखेंगे। मीन्स लिविंग विल को वहाँ पर मैंडेटरी बना दिया गया था। इसके अलावा क्या क्या कंडीशन थी जरा डिटेल में समझते हैं। इसके अलावा कंडीशन ये थी कि जो भी डॉक्टर जो कि ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनका पेशेंट का, जिसे हम बात करें यूथनेसिया दुनिया की, उन्हें 20 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम। और यहाँ पर क्या होगी कि मान लीजिए एक लिविंग बिल है, उसके बाद क्या क्या प्रोसेस होने वाले जरा एक करके समझते हैं। देखिए, लिविंग बिल होने के बाद भी ऐसा नहीं कि आसानी से यूथनेसिया दिया जा सकता है 2018 के जजमेंट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट क्या होगा, 3 डॉक्टर की एक बोर्ड गठित की जाएगी। ये 3 डॉक्टर जो होंगे वो उस हॉस्पिटल से होंगे जहाँ पर किसी पर्सन का जो ट्रीटमेंट चल रहा होगा वहाँ पे होंगे। उसके बाद अगर इस जो 3 डॉक्टर की बोर्ड है उन्हें लगता है कि ये जो लिविंग बिल है उसे एग्जीक्यूट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मीन्स जो यूथनेसिया देना चाहिए नहीं देना चाहिए, उनका फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रूवल की ज़रूरत है। अगर वो अप्रूव कर देते हैं, ये जो 3 डॉक्टर की बोर्ड है अगर अप्रूव कर देती है, तो उसके बाद इस रिपोर्ट को भेजा जाएगा जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उनके पास भेजा जाएगा। और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या करेंगे, जो वहाँ के जो चीफ मेडिकल ऑफिसर होंगे उस जिले के, उनके हेडशिप में एक फिर से मेडिकल बोर्ड को गठित करेंगे। और ये मेडिकल बोर्ड फिर से ये देखेगा कि जो प्रीवियस जो बोर्ड थी उन्होंने जो जजमेंट दिया है, जो फैसला दिया है, सही है नहीं है। जो प्रीवियस बोर्ड थी उन्होंने जो अपना कंसेंट दिया वो सही है नहीं है, वो जज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि ये जो 3 डॉक्टर की मेडिकल बोर्ड होगी, जिसे मेडिकल ऑफिसर जो वहाँ के चीफ मेडिकल ऑफिसर होंगे वो हेड करेंगे, तो ये मेडिकल बोर्ड फिर से अपना एग्जामिन करेंगे उसको। उसके बाद ये बोर्ड मेडिकल बोर्ड अपने एग्री कर देते हैं। मान लीजिए कि सेकंड जो मेडिकल बोर्ड की हम बात करें, फर्स्ट मेडिकल बोर्ड कौन हो गया, जिसमें 3 डॉक्टर हैं वो पहले जो कि वहाँ पे इलाज कर रहे हैं। सेकंड मेडिकल बोर्ड कौन हुआ, जिसमें कि चीफ मेडिकल ऑफिसर होंगे वहाँ के, जहाँ के भी हम बात करें जिस डिस्ट्रिक्ट का भी होगा, जो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर होता है उसके हेडशिप में एक मेडिकल बोर्ड और बनाया गया। तो ये इसको एग्जामिन करेंगे कि इनका जजमेंट सही है कि नहीं है 3 बोर्ड मेडिकल बोर्ड का। अगर यहाँ से भी अप्रूवल मिल जाता है, जो सेकंड बोर्ड है मेडिकल बोर्ड, यहाँ से भी अप्रूवल मिल जाता है, तो उसे जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उन्हें भेजा जाएगा थर्ड ऑप्शन में। और अगर जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं उन्हें लगता है कि जो रिपोर्ट आई है बिल्कुल सही है, तो क्या करेंगे, वो विजिट करेंगे वहाँ पर अपने टीम के साथ, जो भी पेशेंट है उसे कंसेंट देखने के लिए कि उसको मतलब यूथनेसिया देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। उसके बाद अगर आप समझिए कि यहाँ पर अगर जो मजिस्ट्रेट हैं उन्हें लगता है कि यूथनेसिया करना चाहिए, तब जब वो अप्रूवल दे देते हैं तब जाके पैसिव यूथनेसिया किया जा सकता है। ये प्रीवियस कंडीशन थी। मीन्स 2 मेडिकल बोर्ड बैठेंगे, वहाँ पे जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे उनका कंसेंट होना जरूरी है, फाइनली तब जाके वहाँ पर उन्हें यूथनेसिया किया जा सकता है। मतलब एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस बनाया गया था 2018 में। बट जो करंट का रिसेंट जजमेंट आया है इसमें इस कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई है। क्या क्या सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई है जरा समझते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन तो क्या है कि जो 2 मेडिकल बोर्ड थे उसकी जगह पे सिंगल मेडिकल बोर्ड होगा, और ये मेडिकल बोर्ड सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल
हॉस्पिटल में बनेगा और पूरा की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, हॉस्पिटल की होगी। ऐसा नहीं कि अब डिप्टी कलेक्टर अलग से कोई मेडिकल बोर्ड गठित करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो हॉस्पिटल का मेडिकल बोर्ड होगा वही पूरी तरह से एग्जामिन करेगा। सेकेंड ऑप्शन क्या है कि जो डिप्टी कलेक्टर बनाने वाला जो मेडिकल बोर्ड की हम बात करें तो बनेगा ही नहीं, हॉस्पिटल ही बनाएगा। और ये डॉक्टर के जो हम सेकंड बात करें, जो एक्सपीरियंस की बात थी कि डॉक्टर का एक्सपीरियंस 20 ईयर्स का मिनिमम होना चाहिए, इसे पूरी तरह से हटा के ओनली 5 ईयर कर दिया गया है। मीन्स 5 ईयर के एक्सपीरियंस के साथ भी डॉक्टर जो होगा वो ट्रीट कर सकता है। अगर अदर बात करते हैं, थर्ड नंबर पर हमने क्या देखा था कि मजिस्ट्रेट से कंसेंट होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये मजिस्ट्रेट वाला जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं उनके कंसेंट को हटाकर, उनके कंसेंट को ख़त्म करके सिर्फ इन्फॉर्मेशन बेस्ड बना दिया गया। मीन्स वहाँ पर यूथनेसिया होने वाली है, जो भी वहाँ पे जो मजिस्ट्रेट होंगे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, उन्हें इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि यहाँ पर यूथनेसिया किया जाना है। और यहाँ पर ये जो मेडिकल बोर्ड पहले होता था उसके पास कोई टाइम लिमिट नहीं होती थी कि कब तक उसे अपना रिपोर्ट देना है। तो कंडीशन ये बना दी गई है कि जो भी मेडिकल बोर्ड होगा उसे 48 आवर्स के अंडर में अपना डिसीजन सुनाना होगा कि यूथनेसिया करना है या नहीं करना है। मीन्स ऐसा नहीं कि आप उसे लटका के पर्सन को रख सकते हैं कि कितने दिनों तक। तो इस तरह के चेंजेज किए गए हैं। तो अब आप आसानी से इतना तो समझ सकते हैं कि लिविंग विल क्या है और जो 2018 का गाइडलाइन था वो क्या क्या था और उसे किस तरह से चेंज किया गया है, क्यों चेंज किया गया, क्योंकि इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था पहले वो कि उसे यूथनेसिया करना, मतलब आप समझिए कि इंसान पहले सोचेगा कि भगवान पहले ही मुझे मार दूँ, नहीं तो क्या होगा, एक लंबा प्रोसेस है। वहाँ पर एक मेडिकल बोर्ड बैठेगी, दूसरी मेडिकल बोर्ड बैठेगी, फिर मजिस्ट्रेट का अप्रूवल होगा, तो ओवरऑल एक लंबा प्रोसेस था। तो इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है और इसे पूरी तरह से सिंप्लीफाई कर दिया गया, इसलिए इसे पूरी की पूरी जो ये गाइडलाइन थी उसे चेंज की गई है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।